मेरे सभी प्यारे दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, सबकी पढ़ाई ठीक से चल रही होगी और सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे। उसी को स्पीड अप करते हुए हमने ये श्रृंखला चालू की है और मुख्य रूप से 25 जुलाई वाले यूपी टेट को टारगेट मानकर उसी के तहत हमने अपनी पर्यावरण की श्रृंखला चालू की है। सीडीपी वगैरह ये तो चल ही रही हैं और इस पर्यावरण के तहत मैं आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर दे चुका हूँ। ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। जो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने के बाद पहले उससे संबंधित मुख्य प्रश्नोत्तरी की जाएगी, तब आगे बढ़ा जाएगा। तो उसी क्रम में हम आज स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट के 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। आइए विदाउट टाइम गवाए हम चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेकेंड जरा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनविरनर से क्या तात्पर्य है? किससे? एनविरनर से क्या तात्पर्य है? क्या सजीव निर्जीव, जैविक अजैविक, आस पड़ोस या ये सभी? जिन भी दोस्तों ने इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की पिछली 2 वीडियोस ना देखी हो तो पहले उन्हें देखेंगे तब इसे करेंगे। उन्हें देखने के बाद इन क्वेश्चन पे आएंगे तो आप खुद पाएंगे कि आसानी से इन क्वेश्चन को कर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा हमारा एनविरनर से क्या तात्पर्य होता है। तो देखो, एनविरनर से जो मुख्य रूप से हमारा तात्पर्य होता है वो होता है पास पड़ोस। लेकिन हमारे यहाँ जो ऑप्शन चौथा दे रखा है ना, उसको ध्यान में रखते हुए पास पड़ोस, हमारे पास पड़ोस में सजीव निर्जीव भी होते हैं, जैविक अजैविक भी होते हैं, सब होते हैं ना। तो इसी ऑप्शन की वजह से इसका उत्तर हो जाएगा 4th। अब देखो इसका मतलब क्या है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा गया था जो पिछली परीक्षाएं थी, तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को शामिल कर लिया है। यहाँ पे ये सभी उत्तर क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया है। एनविरनर का मुख्य रूप से इसका जो अर्थ होता है वो पास पड़ोस होता है, लेकिन पास पड़ोस में हमारे जीव सजीव और निर्जीव भी पाए जाते हैं, जैविक अजैविक भी पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4th इसका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4th हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा देखो, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने दोनों ही क्वेश्चंस को शामिल कर लिया है, तो देखो इनका मतलब समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एनविरनर से तात्पर्य है, पहला ऑप्शन वही सजीव निर्जीव, जैविक अजैविक, पास पड़ोस। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है इनमें से ये सभी ना होकर क्या दे दिया है, ये इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ये सभी नहीं दिया, बल्कि हमें क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस सेंस को अगर देखा जाए तो हमारा उत्तर होगा पास पड़ोस। समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने दोनों को शामिल करना उचित समझा ताकि एग्ज़ाम से पहले ही सारा कन्फ्यूज़न निकाला जा सके। 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 3rd। देखो ये मैंने लिख भी दिया है। इसका उत्तर तो हमारा पास पड़ोस था ही था, ऑप्शन नंबर 3rd था। ये मैंने आपको पढ़ाया ही था लास्ट वीडियो में। इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा के शब्द एनविरनर से बना है जिसका अर्थ है पास पड़ोस। समझ के नहीं, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। जो इन्वायरमेंट जो है ये फ्रेंच भाषा के शब्द एनविरनर से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पास पड़ोस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अजैविक घटक है। तो प्लीज़ जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा पहले उस वीडियो को देखेंगे। और सबसे पहले हमें यह जानना होगा अजैविक घटक होते क्या हैं। देखो मैंने आपको बताया था वीडियो में, एक तो होते हैं जैविक और एक क्या थे, एक थे आपके अजैविक। जैविक घटक कौन से होते हैं? जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। और अजैविक घटक कौन से होते हैं? अजैविक घटक वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता लेकिन वे प्रकृति प्रदत्त होने चाहिए। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा देखेंगे, मैंने उसमें अच्छे समझा रखा। अजैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता लेकिन वे प्रकृति प्रदत्त होने चाहिए, यानी कि प्रकृति द्वारा बनाए हुए होने चाहिए, प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होने चाहिए। तो क्या पूछा, निम्न में से अजैविक घटक है धर्म, संस्कृति,
नियम कानून या पर्वत। तो देखो इन चारों में ही जीवन नहीं पाया जाता, लेकिन धर्म को ही किसने बनाया है? हम ही लोगों ने बनाया है। संस्कृति भी हमारी लोगों की बनाई हुई है, नियम कानून भी हम ही बनाते बिगाड़ते रहते हैं। लेकिन पर्वत जो हैं ये प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, मतलब कि जीवन नहीं हो और साथ में प्रकृति प्रदत्त हो। वे सारे घटक कैसे होते हैं? अजैविक घटक। और वही हमसे यहाँ पे पूछा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। वो मैं आपको बताता रहता हूँ, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपको एग्जाम्स में। देखो, वे घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता और वे प्राकृतिक प्रदत्त होते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। मतलब कि जीवन नहीं हो लेकिन प्रकृति द्वारा दिए गए हों, जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, नदियाँ हो गई, मृदा, जलवायु, दिन रात आदि। ठीक है, लेकिन हमारे क्या हैं? हमारे धर्म, संस्कृति, नियम कानून, ये तो हम ही लोगों तो बनाते हैं इनको। तो ये मानव निर्मित घटक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 फिर देखते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा जगह की दिक्कत हो रही है तो इसको थोड़ा नीचे करेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट ही लाइफ का दूसरा नाम होता है, नो प्रॉब्लम। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी आप जानते होंगे आज के समय में, जो टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब के द्वारा जो लेडीज़ होती हैं उनके अंदर मेल्स का स्पर्म रखा जाता है और उसके द्वारा बेबी उत्पन्न कराया जाता है, उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। यहाँ हमसे पूछा है टेस्ट ट्यूब बेबी पर्यावरण के किस घटक का उदाहरण है? क्या वो जैविक घटक है, क्या वो अजैविक घटक है, मानव निर्मित घटक है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, अजैविक घटक तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो जीवन होता है। मानव निर्मित घटक भले से मानव द्वारा निर्मित है, लेकिन मानव निर्मित घटक जो होते हैं वो सारे अजैविक घटक होते हैं, ये इसलिए नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के प्रथम काल को किस नाम से जाना जाता है? किसे? प्रथम काल को किस नाम से जाना जाता है? आखेटक काल, पशुपालक काल, कृषि काल, या प्रौद्योगिकी काल? तो कल मैंने आपको बहुत अच्छे, कल मीन्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जो पर्यावरण का प्रथम काल था वो आखेटक काल था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखो व्याख्या, फिर मैं वही बात बोलूँगा, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पर्यावरण के प्रथम काल को आखेटक काल या आदि मानव काल या शिकारी काल के नाम से जाना जाता है। दूसरे काल को पशुपालक काल के नाम से जाना जाता है। तीसरे काल को कृषि काल के नाम से जाना जाता है। और जो वर्तमान काल चल रहा है इसे प्रौद्योगिकी काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले हमारा कौन सा है? आखेटक काल आया, फिर मानव ने पशु पालने आरंभ कर दिए। कुत्ता, सबसे पहले कुत्ते को पाला था तो उसे पशुपालक काल कहा गया। फिर मानव के द्वारा कृषि आरंभ की गई तो उस काल को कहा गया कृषि काल कहा गया। फिर जो वर्तमान में चल रहा है काल, यह प्रौद्योगिकी काल। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये इसको और थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, किस काल के मानव को पातादाता यानी भौतिक मानव की संज्ञा प्रदान की गई? आखेटक काल, पशुपालक काल, कृषि काल, या प्रौद्योगिकी काल? तो जो पातादाता की संज्ञा प्रदान की गई वो आखेटक काल के मानव को प्रदान की गई। क्यों की गई वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था। क्योंकि जो आखेटक काल का मानव था वह अपने भोजन को संग्रह करके नहीं रखता था। जब भूख लगती थी, जब भोजन ढूंढ लिया, बाद में मिले या नहीं मिले उससे उसे मतलब नहीं होता था। इसी कारण आखेटक काल के मानव को पातादाता या भौतिक मानव की संज्ञा प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। देखते हैं, देखो ये मैंने शामिल कर दिया है।
आखेटक काल का मानव खाने की वस्तुओं को संग्रह करके नहीं रखता था, इसलिए उसे पाता दाता या भौतिक मानव की संज्ञा प्रदान की गई। किसे? आखेटक काल के मानव को। आगे आते हैं फिर हम, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ आरंभ की? मतलब कि वह किस काल का मानव था जिसने सर्वप्रथम पर्यावरण को छेड़ना शुरू किया, मतलब कि अपने हित के लिए पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा? आखेटक काल, पशुपालक काल, कृषि काल या प्रौद्योगिकी काल? तो ये हमने कल ही पढ़ा था। कौन से काल का मानव था वो कृषि काल का मानव था जिसने सर्वप्रथम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ आरंभ की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया है। इसी के साथ अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उससे संबंधित ये टॉप 20 क्वेश्चन हैं। इनको ठीक से पढ़ लेंगे, नोट्स मेंटेन करते हुए चलेंगे। समय मिलते ही मैं इनकी पीडीएफ अपनी टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको सब पीडीएफ हूबहू ऐसे ही मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। जीव के रहने के स्थान का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत सिंपल, कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या वो पर्यावरण कहलाता है, पर्यावास कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है? तो जीव के रहने के स्थान का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। कल पढ़ा था ना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं आगे। देखो 3 हमारा सही आंसर हो गया है, ये मैंने कल आपको पढ़ाया ही था। पारिस्थितिकी अंग्रेजी इकोलॉजी है जिसका निर्माण ग्रीक भाषा के दो शब्द ओकस और लोगस से मिलकर हुआ है। मतलब कि पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में हम इकोलॉजी कहते हैं और इस इकोलॉजी का निर्माण जो हुआ है ये दो ग्रीक शब्दों के मिलने से हुआ है। उनमें एक है ओकस और एक है लोगस। ओकस का अर्थ है रहने का स्थान और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि रहने के स्थान का अध्ययन करना। ये हमारा क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी कहलाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने, ए.जी. टॉन्सले ने, डब्ल्यू.जी. रोजेन ने या विल्सन ने? तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1866 ईस्वी में किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ हम आगे आते हैं। देखो और इम्पोर्टेंट तथ्य मैंने क्या क्या शामिल किए जान लेते हैं। देखो, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ए.जी. टॉन्सले ने सर्वप्रथम 1935 में परितंत्र शब्द का प्रयोग किया था। परितंत्र मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं डब्ल्यू.जी. रोजेन कौन है? डब्ल्यू.जी. रोजेन ने 1985 ईस्वी में सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। अब ये बात आई कि यार ये जैव विविधता क्या है, तो ये आने वाली वीडियो में आपको मिलने वाला है। तथ्य मैंने एक साथ इतने शामिल कर दिए ताकि आने वाले समय में आपको बहुत ही आसान हो सके और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें पास होना नहीं है, नंबर 120 प्लस है। मेरे साथ रहोगे तो इसी हिसाब से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। फिर आगे विल्सन का जिक्र हुआ, विल्सन के बारे में जान लेते हैं। विल्सन ने 1986 ईस्वी में सर्वप्रथम जैव विविधता की संकल्पना या सिद्धांत के तौर पर प्रयोग किया। मतलब कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग तो डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया 1986 में, लेकिन जैव विविधता को एक संकल्पना और सिद्धांत के तौर पर 1986 में विल्सन ने शुरू किया। ये भी अपकमिंग वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण में जीव का आवास ही उसका खाली स्थान कहलाता है। तो पर्यावरण में जीव का आवास क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पर्यावास या इनमें से कोई नहीं? तो हमने पढ़ा था
पर्यावरण में जीव के आवास को उसका पर्यावास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से पर्यावास का मूल घटक नहीं है, मतलब कि पर्यावास के निर्माण हेतु तो निम्न में से किसकी सहायता नहीं होती? जल, भोजन, आवास या शहर? तो देखो, पर्यावास के निर्माण के लिए हमें जल भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, आवास भी चाहिए, लेकिन शहर मिले नहीं मिले, गांव में भी व्यक्ति जीवन काट सकता है। तो कौन सा मूल घटक नहीं है? तो जो हमारा ये शहर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ये इसका मूल घटक नहीं है पर्यावास का। तो यही हमसे पूछा है, 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये मैंने लिख दिया है, जल भोजन और आवास किसी स्थान विशेष पर पर्यावास निर्माण के लिए आवश्यक घटक है। ठीक है, आते हैं अब आगे। अरे भैया आप कैसे परेशान हैं बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखते हैं। किसी जीव की कार्यात्मक इकाई खाली स्थान कहलाती है। पर्यावास, निकेत, इकोलॉजी या इकोलॉजी सिस्टम? तो किसी जीव की कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं, पढ़ा था। ठीक है, मतलब कि किसी भी जीव की कार्य करने की क्षमता, उसकी क्या कहलाती है? निकेत कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। आगे आते हैं, फिर देखो इसकी व्याख्या में क्या शामिल किया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो गया। देखते हैं, निकेत को हम जीव की व्यापारिक इकाई भी कहते हैं। निकेत को हम क्या कहते हैं? जीव की व्यापारिक इकाई भी कहते हैं। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, परंतु उनके कार्य करने की क्षमता सदैव अलग होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा निकेत को हम व्यापारिक इकाई भी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, यानी कि भिन्न भिन्न जीवों के रहने का स्थान एक हो सकता है। जैसे शेर हुआ, हाथी हुआ, दोनों जंगल में रहते हैं, लेकिन उनके कार्य करने की क्षमता सदैव अलग होती है। शेर की कार्य करने की क्षमता अलग होगी, हाथी की कार्य करने की क्षमता अलग होगी। ठीक है, फिर देखो, अतः किसी जीव की कार्यात्मक इकाई या कार्यात्मक क्षमता निकेत कहलाती है। मतलब कि किसी भी जीव की जो वहाँ पे रह रहा है पर्यावास में, उसकी कार्यात्मक इकाई या कार्यात्मक क्षमता को हम क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। इसी के साथ हम अपने अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई, ये सर कैसे परेशान कर रहे हैं आप हमें। चलो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, जैविक और अजैविक के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब कि ऐसे जिनमें जीवन है और ऐसे जिनमें जीवन नहीं है, इनके मध्य जो अंतःक्रिया होती है एक दूसरे के लिए, ठीक है, उसका अगर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र, परितंत्र, या 2 और 3 दोनों। ठीक है, तो जैविक और अजैविक के मध्य अंतःक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र को संक्षिप्त में परितंत्र भी कहते हैं। तो उत्तर कौन सा हो गया हमारा? उत्तर हो गया हमारा 4th हमारा करेक्ट आंसर है। हमने पढ़ा था, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? परितंत्र। आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है। देखो मैंने लिख दिया, शामिल कर लिया है। पारिस्थितिकी तंत्र को अंग्रेजी में इकोसिस्टम और संक्षिप्त में परितंत्र कहते हैं। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की अंग्रेजी बात करें तो अंग्रेजी में कहते हैं इसे इकोसिस्टम, और संक्षिप्त में देखें तो इसे परितंत्र कहा जाता है। चलो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसको और थोड़ा नीचे करते हैं, नो प्रॉब्लम, बाद में कर लेंगे। देखो भाई, द्वितीयक उपभोक्ता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक? तो हमने पढ़ा था शाकाहारी को हम क्या कहते हैं? प्रथम उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ क्या पूछा है? यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता पूछा, तो कौन से होते हैं? मांसाहारी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। आते हैं, देखो भी,
प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी और तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी को कहा जाता है। आगे आते हैं हम। हिरण और भालू क्रमशः निम्न में से किसके उदाहरण हैं? कौन? हिरण और भालू किस किस के उदाहरण हैं? क्या वे मांसाहारी और शाकाहारी हैं? क्या वे शाकाहारी और मांसाहारी हैं? क्या वे मांसाहारी और सर्वाहारी हैं? या क्या वे सर्वाहारी हैं? तो किस किस की बात चल रही है? ये बात चल रही है हिरण और भालू की। तो आप जानते हैं हिरण कौन होता है? हिरण तो शाकाहारी होता है। और भालू कैसा जीव है? भालू एक मांसाहारी जीव है। तो कौन सा हो गया है? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। उच्च मांसाहारी का उदाहरण है। उच्च मांसाहारी का उदाहरण कौन सा है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उच्च मांसाहारी कहते किसे हैं। तो देखो जब मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था, जो सर्वाहारी होते हैं यानी तृतीयक उपभोक्ता होते हैं उन्हें उच्च मांसाहारी भी कहा जाता है। और सर्वाहारी कौन थे? सर्वाहारी वे थे जो वेज मिले तो चलेगा, नॉन वेज मिले तो चलेगा, मीन्स दोनों चलेगा। तो देखो ऐसे कौन कौन से थे उदाहरण अभी याद आएगा। देखो भालू, शेर नहीं है, बाघ नहीं है, भालू नहीं है, कौन सा है? मनुष्य। शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। ठीक है, यानी ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को सर्वाहारी कहते हैं। और सर्वाहारियों को उच्च मांसाहारी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए फिर इसके आगे देखते हैं। देखो ये मैंने लिख दिया है, वे जीव जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के गुण पाए जाते हैं तृतीयक उपभोक्ता यानी सर्वाहारी कहलाते हैं। इन्हें उच्च मांसाहारी भी कहा जाता है, जैसे मनुष्य, सांप, कुत्ता आदि। ठीक है, फिर देखो शेर, बाघ, भालू आदि द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मीन्स मांसाहारी के उदाहरण हैं ये सब। आगे आते हैं फिर हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है अपघटक का उदाहरण है, मतलब कि निम्न में से अपघटक का उदाहरण क्या है। तो हमें तो पहले ये पता होना चाहिए अपघटक क्या होते हैं। जो मृत वनस्पति और जीव को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं उन्हें हम अपघटक कहते हैं। हमें ये बताना है निम्न में से अपघटक का उदाहरण कौन सा है? कवक, शैवाल, कवक और शैवाल या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आसानी से आप बता देंगे। कवक और शैवाल जो होते हैं अपघटक के उदाहरण हैं। अपघटक क्या होते हैं पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से लास्ट वीडियो में। देखो इनके बारे में और क्या जानना ज़रूरी है। ये जंतु जगत को सड़ा गलाकर नष्ट करते हैं। इन्हें पोषण का चक्रण दाता भी कहा जाता है। इनके अन्य नाम मृतपोषी या अपरतभोजी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, पोषण का चक्रण दाता क्यों कहा जाता है? मिट्टी से बना और बाद में है ये ही उसे मिट्टी में मिला देते हैं, यही कारण है कि इन्हें पोषण का चक्रण दाता भी कहा जाता है। आगे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? यानी प्रकृति का मेहतर है। ठीक है, मेहतर मीन सफाई कर्मी। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? अपघटक, अपमार्जक, कवक, शैवाल। तो देखो ये तो एक ही बात होगी, कवक और शैवाल अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? सड़ा गलाकर मिट्टी में मिलाते हैं और जब वे सड़ाते गलाते हैं तो इससे गंदगी फैलती है, तो इसलिए इन्हें सफाई कर्मी नहीं कहा जाएगा। बल्कि जो अपमार्जक होते हैं जैसे चील, ये मांस को सीधा खा लेते हैं और ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। तो यही कारण है कि अपमार्जक जैसे चील वगैरह इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 18 का आंसर हमारा हो गया 2। देखो मैंने लिख दिया मेहतर का अर्थ है सफाई कर्मी। 18 के बाद अब आते हैं 19 पे और देखते हैं निम्न में से भौतिक कारक नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है भौतिक कारक होते क्या है। तो वे सारे कारक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से मानव के जीवन को प्रभावित करते हैं भौतिक कारक कहलाते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे सूर्य की किरणें, तापमान, प्रकाश है, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा इनमें कोई भी कारक नहीं है जो एक
क्वेश्चन है निम्न में से भौतिक कारक नहीं है। नहीं भाई, ये क्वेश्चन में गलती होगी। निम्न में से भौतिक कारक है। देखो समझो, मैंने आपको बताया भौतिक कारक ऐसे कारक होते हैं, इसमें नहीं को काटेंगे हम। भौतिक कारक ऐसे कारक होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखो भाई, सूर्य की किरणें प्रभावित करती हैं। बहुत नहीं भाई, रुको एक सेकंड रुको। निम्न में से भौतिक कारक है, तो ये भी होगा, ये भी होगा। नहीं है तो हाँ सही है, सही है। ओके, करेक्ट। कन्फ्यूजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सूर्य की किरणें एक भौतिक कारक है। सूर्य की किरणें क्यों है भौतिक कारक? आपने देखा होगा जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं वहाँ पर जन जीवन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तापमान, जहाँ पर तापमान सही मात्रा में, ना अधिक हो ना कम हो, ना अधिक हो ना कम हो, वहाँ पे भी जीवन सही पाया जाता है। लेकिन वे क्षेत्र जहाँ पे तापमान अधिक है या तापमान बिल्कुल ही कम है, वहाँ पे जीवन नहीं पाया जाता। जैसे हमारा क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव पे देख लो। प्रकाश, यही बात प्रकाश की हो गई। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हमारी पृथ्वी पर जहाँ पर प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता है, तो हमने देखा है कि वहाँ पे जीवन पाया ही नहीं जाता। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों ऐसे कारक हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये तीनों ही कैसे कारक हैं? ये तीनों ही भौतिक कारक हैं। लेकिन उसने हमसे पूछा कौन सा भौतिक कारक नहीं है, तो इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो भौतिक कारक नहीं है। उत्तर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो मैंने इसको शामिल कर दिया है। ऐसे कारक जो अपने प्रभाव से जीव की संख्या कम या अधिक करते हैं भौतिक कारक कहलाते हैं। सूर्य की किरणें, तापमान, प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता आदि, ये सब भौतिक कारक है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है? निम्न में से कार्बनिक कारक है, तो हमें बताना कि निम्न में से कार्बनिक कारक कौन सा है। तो मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था, सिंपल। कार्बनिक कारक कौन से होते हैं? वे कारक जिनको हमारे शरीर द्वारा पूर्ण रूप से नहीं लिया जाता, बल्कि हमारा शरीर उनसे प्राप्त तत्वों को ग्रहण करता है। वे कारक कैसे कहलाते हैं? वे कारक कहलाते हैं कार्बनिक कारक। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मृदा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि चावल है हमारा कार्बनिक कारक। क्यों? क्योंकि चावल को हम मूल रूप से नहीं खाते हैं, बल्कि चावल से हम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा एप्पल यानी सेब हो गया। सेब को हम ऐसे ही निकला लेते हैं। सेब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, और इसी प्रोटीन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, और वही ऊर्जा अन्य कार्य को करने के लिए एक साधन बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया। देखो ये मैंने शामिल कर दिया, देख लेंगे। ऐसे पदार्थ जो खाने के बाद मूल रूप से हमारे पेट में नहीं जाते, बल्कि उनका तत्व जाता है, कार्बनिक कारक कहलाते हैं। जैसे चावल का कार्बोहाइड्रेट, सेब का प्रोटीन आदि। फिर आगे देखते हैं। ऐसे कारक जिन्हें जीव अपने भोजन के रूप में पूर्ण रूप से प्रयोग करता है, अकार्बनिक कारक कहलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसी के साथ हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस व्याख्या सहित करे हैं। ये नाम के ही 20 क्वेश्चंस हैं। अगर इन्हें व्याख्या सहित पढ़ा जाएगा तो ये 50+ क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं, जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। ये तो बात रही ऑनलाइन की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर फिर भी उसका समाधान आपको नहीं प्राप्त होता है तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। ऑफलाइन क्लासेस का नंबर है हमारा 8006088808। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम निश्चित रूप से होने हैं। अभी तो पेंडेमिक के कारण बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, लेकिन यह निश्चित है कि होने जरूर है। तो अपनी तैयारी को निरंतर रूप से चलते रहने दीजिए। और इस प्लेटफॉर्म पर आप ऐसी जगह आ चुके हैं जहां आपको समय रहते ही सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे करवाए जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस भी आपको दी जाएगी। इसी के साथ
मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ और जल्दी ही अगली वीडियो में मिलता हूँ। लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। बाय, गुड बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।